आप सभी परीक्षार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो फाइनली फ्रेंड्स, तैयारी करते करते एईडीओ के एग्जाम्स बस पास आ ही गए हैं। तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और फ्रेंड्स क्या होता है ना, देखिए, जितनी मर्जी रिवीजन कर लें, जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक आपको यही लगता रहेगा कि भाई इतना सा और कर लेते, इतना सा और कर लेते। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सभी ने बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से तैयारी की है, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। खैर, हिंदी के लिए मैं आपकी एक क्विक रिवीजन करवाना चाहती हूँ कि पेपर से पहले एटलीस्ट कुछ कुछ चीज़ें फटाफट रिवाइज कर लें। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। तो जल्दी से एक बार तो टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप एईडीओ का पेपर देकर बाहर निकलेंगे तो टीचिंग परीक्षा, ठीक है ना, यहाँ पर यूट्यूब पर आपके लिए उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आएगा, जिससे कि जैसे ट्यूसडे को एग्जाम है तो ट्यूसडे को हम उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, जिससे कि जो जिनका पेपर बाद में है उन बच्चों को आइडिया लग सके कि कैसा पैटर्न चल रहा है, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल कैसा है। तो वो सेशंस आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट, बस जरा सा वीडियो, मैं जानती हूँ आपके पास बहुत समय नहीं है, लेकिन जल्दी से एक हिंदी की क्विक रिविजन। वैसे हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। तो सबसे पहले तो एईडीओ में आपको तीनों चीजें आएंगी। आपको गद्यांश भी आएगा, आपको, ठीक है ना, व्याकरण तो आना ही आना है, सबसे मेजर पार्ट, और थोड़ा सा आपको साहित्य आएगा। अब सबसे मेन बात, सबसे पहले मैं अगर गद्यांश की बात करूं फ्रेंड्स, जो गद्यांश है ना उसके फ्री के मार्क्स हैं। ये जो आपको चाहे 3 मार्क्स का है चाहे 5 मार्क्स का है, ये मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही आसान गद्यांश आना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वाले क्वेश्चन को करके जरूर आना है। ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, आंसर आपके सामने होगा। अच्छा, मेन चीज क्या है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़कर क्या होता है कि आपको बेटर पता चलता है कि पैसेज आपको किस नजरिए से पढ़ना है। तो क्वेश्चन अगर आप पहले पढ़ेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। फिर दूसरी आती है ग्रामर। तो ग्रामर की एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। ग्रामर में सबसे पहले फ्रेंड्स स्वर व्यंजन से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11, अ से लेकर औ तक हिंदी में कुल स्वर, जल्दी जल्दी। फिर हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं? 33 मूल व्यंजन। उसके बाद ये जो दो हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये क्या है? अयोगवाह, जो ना पूर्ण रूप से स्वर है ना पूर्ण रूप से व्यंजन। फिर आते हैं आपके ये जो हैं क से लेकर म तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। एक्चुअली क्या आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको नाम पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली कि निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, निम्न में से कौन सा मूल स्वर है। फिर य र ल व, ये जो 4 हैं ये आपके अंतस्थ व्यंजन। फिर आपका जो श श स श ह, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। और लास्ट में क्ष त्र ज्ञ और श्र, 4 हैं आपके संयुक्ताक्षर। दूसरी चीज, ये जो आपका अड़ और अढ़ है, अड़ और अढ़, इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिंदी के अपने व्यंजन है, ये आपके संस्कृत से नहीं आए। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, कि जब आपकी जीभ झटके से नीचे आती है। उसके बाद अगली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, वो है आपके लिए कि जो संयुक्ताक्षर हैं वो बनते कैसे हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। क्ष त्र ज्ञ और श्र, फटाफट सारे बच्चे देखेंगे। आधा क और श षटकोण। त्र कैसे बनता है? आधा त और र। ज्ञ कैसे बनता है? आधा ज और इय। श्र कैसे बनता है? श शलगम वाला, आधा श प्लस र। ये 4 संयुक्ताक्षर आपको पता होने चाहिए। फिर आपका आता है, अच्छा सॉरी, उसमें एक बार चलिए व्यंजन भी करते हैं, बट सबसे पहले उच्चारण स्थान फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चारण स्थान आपको पेपर में आ सकता है, जैसे कि पूरा का पूरा क वर्ग किस में आएगा? आपका कंठ ध्वनियां जो गले से बोली जाती हैं। पूरा च वर्ग तालु से, जिसमें आपकी जीभ सीधी रहती है। फिर पूरा ट वर्ग मूर्धन्य में, जिसमें आपकी जीभ मुड़ जाती है। फिर आता है पूरा त वर्ग, जिसमें आपकी जीभ दांतों को टच करती है, दंत्य वर्ण। फिर आता है पूरा प वर्ग, जिनमें दोनों होंठ आपके प्रयोग होते हैं, ओष्ठ ध्वनियां। फिर ये जितने भी पंचमाक्षर हैं, अंग, इय, ण, न, म, ये सारी आपकी नासिक के ध्वनियां। फिर जो है आपका य र ल व, सबके उच्चारण स्थान भिन्न है। य में जीभ आपकी सीधी रहती है, तालव्य ध्वनि। र में जीभ मुड़ जाती है, र को हम लुंठित ध्वनि या प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं, ये मूर्धा भी है। फिर ल में आएगा आपकी दंत्य ध्वनि। फिर आता है ह जो है वो गले से बोला जाता है, कंठ ध्वनि। फिर आता है आपका व। अब देखिए, व नीचे का होंठ ऊपर के दांत, तो दंतोष्ठ है। फिर आपका आता है श श सह, श शलगम वाला, तालव्य, जीभ सीधी रहती है। श षटकोण, जीभ मुड़ जाती है, मूर्धा। स जीभ दांतों को टच करती है, दंते। फिर आते हैं आपके सारे स्वर, अ आ कंठ में, ई तालु में, बोल के देखिएगा जीभ आपकी सीधी रहेगी। री का स्वर मूर्धा में, जीभ मुड़ जाती है। उ
ओष्ठ में। फिर ए ये कंठ तालु की कंठ और जीभ भी सीधी रहेगी तो दोनों हैं। कंठोष्ठ है ओ और औ, गले से भी और होठों से भी। तो ये उच्चारण स्थान वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, फिर आते हैं फ्रेंड्स पर्यायवाची। देखिए स्वरों का क्वेश्चन आए ना आए, किसी और चीज का क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन पर्यायवाची विलोम का क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटी है। और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण आपके पर्यायवाची हैं, ये मैंने केवीएस वाले बच्चों को भी बताया था, वही पर्यायवाची आए थे फ्रेंड्स। आप भी देख लीजिए, जैसे कमल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कमल जो आपको अलंकार में, रस में, कई जगह काम आ सकता है, समास में काम आ सकता है। कमल कौन कौन से पर्यायवाची हैं? इंदिवर, सरसिज, सरसीरुह, अब्ज, कोकनद, नलिन, पदम, पथोज, अंभोज, कंज, पुष्कर। अच्छा, जो ज्यादा मेन है आपके, एक तो है नलिन, पुष्कर, राजीव, राजीव लोचन कहा जाता है, शतदल, नीरज, पंकज, तामरस, शतदल, अरविंद। वो आपका कविता थी ना, ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, तो जहां पे बच्चों का प्रेम आता है वहां पर आपका वात्सल्य रस होता है, तो अरविंद यानी कमल। फिर आपका सरोज, ठीक है ना, उत्पल, राजीव। उसके बाद आता है सूर्य, सूर्य का रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, मरीचि, दिनेश, भास्कर, दिवाकर, भानु। अर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्क, तरणी, पतंग, आदित्य, अंशुमाली, मार्तंड। फिर आपका आता है चंद्रमा, चंद्र, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर भी, सुधाकर भी, राकेश, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि, कलाधर, निशानाथ। निशा मतलब होता है रात्रि, तो रात्रि का स्वामी जिसे कहते हैं ना, रात्रि का स्वामी, तो निशानाथ, निशाकर, निशापति, रजनीपति। फिर जैसे विधु, शशि, चंद्रमा, तारापति, मेहताब, मयंक, तारकेश्वर, हिमांशु, सुधाकर। और ये मैं जान के आपको एक एक शब्द इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार धरती, नदी, पर्वत, हवा और पुत्र। जैसे धरती का धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, जमीन, पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नावली, रत्नगर्भा। नदी को देखिए तनुजा, सरिता, ठीक है ना। फिर आपका आपगा, निम्नगा, कुलंकषा, तटिनी, सारंग, सरी, जयमाला, तरंगिनी। फिर आपका पर्वत, पर्वत को शैल, ठीक है ना, शिखर, पहाड़, गिरी, उद्धार, अर्धचंद्र, ये आपका धरा तो नहीं लेकिन शिखरिणी, हिमाद्री, शैल। फिर हवा का वायु, पवन, समीर, अनिल। तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, कम से कम ये वाले पर्यायवाची। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव में हमेशा याद रखिए कि कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि जो आपका री का स्वर है, श षटकोण है, अण है, 99% ये शब्द आपके तत्सम होंगे, याद रखिएगा। फिर जहां पे आपका अड़ या ढ़ आ जाए, ये कभी तत्सम नहीं होंगे, कभी तत्सम नहीं होंगे। ये तद्भव हो सकते हैं, विदेशज हो सकते हैं, लेकिन तत्सम नहीं होंगे। उसके बाद अगर कोई शब्द आपका श, आधे श से शुरू हो रहा है, आधे श से शुरू शब्द, ये आपका सदैव तत्सम होगा, सदैव तत्सम। जैसे कि श्याम, श्लेष, श्वास, ठीक है ना, श्वान, आधे श से शुरू शब्द हमेशा आपका तत्सम होगा। फिर जैसे कि जहां पे चंद्र बिंदु आता है, चंद्र बिंदु वाला शब्द सदा तद्भव होगा। उसके बाद जहां पर आपका नुक्ता आ जाए, नुक्ता, नुक्ता क्या होता है, जैसे कि ज के नीचे ये बिंदु, या ज के नीचे, क के नीचे, फ के नीचे नुक्ता आ जाए, या अर्धचंद्र आ जाए, अर्धचंद्र, तो वो हमेशा आपका आएगा विदेशी शब्द, विदेशी, जिसे हम आगत शब्द भी कहते हैं। तो ये सारी कुछ कुछ छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसी प्रकार क्योंकि अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिर काव्य रस, आपको काव्य रस का छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि किस रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ये देखिए 11 रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता, शांत रस का निर्वेद, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का आश्चर्य, ठीक है ना, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध। तो ये सारे काव्य रस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर काव्य रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। संचारी भाव टोटल 33 होते हैं। विभाव का मतलब होता है कारण, कि किस कारण से आपके मन में भाव जागे। उसके 2 भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव क्या होता है कि जब आपके मन में भाव जाग गया उसके बाद आपने क्या किया, रिएक्शन,
इमोशंस जागने के बाद का रिएक्शन। अनुभाव के 4 भेद होते हैं फिर, ठीक है ना, सात्विक अनुभाव, फिर आपका आहार्य, फिर आपका कायिक और फिर आपका वाचिक। तो ये कुछ कुछ काव्य रस के बारे में। अगली चीज फ्रेंड्स आपकी क्या आती है, जैसे कि अगर मैं कहूं अलंकार के बारे में। अलंकार में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक तो जैसे अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार कुल मिला के उसके 5 प्रकार होते हैं। अलंकार के कुल मिला के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार सिर्फ 5 होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, बाकी सारे आपके अर्थालंकार। फिर अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब वर्ण बार बार रिपीट होते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तरनी तनुजा तट तमाल। उसके बाद दूसरा आपका मेन है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब एक चीज की तुलना दूसरे से होती है, जहां पे सा, से, सी, सम, सरिस, सरिस ये सब आ जाते हैं। तीसरा आता है मेन आपका रूपक अलंकार, जहां पे सा से सी सम तो नहीं आता, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। पद पंकज, मृग नयनी, राजीव लोचन, ठीक है ना, रूप सुधा, प्रेम सलिल, तो जहां पे और अधिकतर कभी कभी बीच में योजक चिन्ह भी आ जाता है। उसी प्रकार फिर आता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में हमेशा अनेकार्थी शब्द आते हैं, जैसे कि नवजीवन दो घनश्याम, हमें घनश्याम के 2 संदर्भ में अर्थ निकल सकते हैं। फिर जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, हरि ईश्वर के रूप में भी आ सकते हैं, बंदर के रूप में भी, तो वो क्या है कि जहां पे अनेकार्थी शब्द होते हैं। फिर आपका एक मेन है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि पूरी लाइन में एक शब्द एक से ज्यादा बार है परंतु डिफरेंट मीनिंग में है, तो कम से कम इसकी ये पहचान है कि अगर पूरी लाइन में कोई शब्द रिपीट नहीं है, यमक अलंकार को सबसे पहले हटाइए। फिर एक अलंकार आता है अतिशयोक्ति, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर एक इंपॉर्टेंट है विभावना, कि जहां पे कारण नहीं है फिर भी काम हो गया, वहां पे हमारा काम हो जाता है। जैसे कि सुने, ये बिनु पद चले सुने बिनु काना, कि बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, तो ये आपका अलंकार का विषय। उसके बाद जैसे कि अगर मैं कहूं, अगर आपको छंद को थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आप समझें, छंद में आपको क्या याद रखना है कि जो छंद है आपका बेसिकली वो मुख्य ये वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, उसमें लघु वर्ण गुरु वर्ण होते हैं, ठीक है ना। लघु वर्ण होते हैं आपके अ ई उ री, अ ई उ री, ये सारे आपके लघु वर्णों में आते हैं जिनकी एक मात्रा होती है। अच्छा, ये 4 फ्रेंड्स आपके रिस स्वर कहलाते हैं, रिस स्वर। उसी प्रकार आपके हिंदी में 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए ओ औ, हिंदी के 4 संयुक्त स्वर, ये सारी चीजें याद रखिएगा। फिर इसके बाद इन चारों के अलावा जितने भी स्वर हैं वो सारे दीर्घ मात्रा में आएंगे। फिर आपके छंद में कुल 8 गण होते हैं, वही यमा तराज भानस लगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए कौन सा वर्णिक छंद है, कौन सा मात्रिक, एटलीस्ट नाम, जिसमें सबसे मेन क्या है, दोहा और चौपाई। दोहे का नियम 13-11, चौपाई का नियम 16, ठीक है, कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11 मात्राएं, चौपाई की हर पंक्ति में 16 मात्राएं। ये कुछ कुछ चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, आपको पता होना चाहिए कि जो उपसर्ग होता है ना उसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। जहां पे सत उपसर्ग आ गया इसका मतलब अच्छा, कु उपसर्ग यानी कि बुरा, सु उपसर्ग यानी कि अच्छा, निर उपसर्ग जैसे निराहार, निरंतर। निर मतलब होता है बिना किसी चीज के, दुर मतलब होता है बुरा, निस मतलब भी होता है बिना किसी चीज के। तो ऐसे ही जो स्पेसिफिक उपसर्ग होते हैं उनसे आपको समास की पहचान होती है। जैसे कि जहां पर आपका प्रति उपसर्ग आ गया, यथा उपसर्ग आ गया, ला उपसर्ग आ गया, बे उपसर्ग आ गया, निर उपसर्ग आ गया और निस उपसर्ग आ गया, यहां पर सभी में आपका अव्ययी भाव समास होता है। जहां पर आपका सु उपसर्ग आ गया, कु उपसर्ग आ गया, सत उपसर्ग आ गया, ठीक है ना, दुर उपसर्ग आ गया, दुस उपसर्ग आ गया, ये सारे आपके कर्मधारय समास में आते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो पेपर में आपको काम आएंगी। अव्ययी तत्पुरुष समास में जहां पर आपका अ या अन उपसर्ग आ गया वो आपका तत्पुरुष समास, जहां पर आपका कारक चिन्ह आता है वो तत्पुरुष समास। फिर हिंदी की संख्याएं, जहां पर हिंदी की संख्याएं जैसे कि जहां पे और आ जाता है कि 7 और 40 47, तो वहां पे द्विगु नहीं द्वंद्व समास होना है। और द्वंद्व समास में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, तो किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है ये भी याद रखिए। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में कोई भी ये पद प्रधान नहीं है क्योंकि तीसरा अर्थ होता है। तो यही सारी अगर छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर एक बार साहित्य का थोड़ा सा देख लेते हैं। साहित्य में फ्रेंड्स एक तो आपको थोड़ी भाषाएं पता होनी चाहिए कि हिंदी की कुल उपभाषाएं कितनी होती है, 5।
हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन सी उपभाषाएं हैं आपकी? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और आपकी राजस्थानी हिंदी। फिर उसकी 18 बोलियां हैं। संविधान में 22 भाषाएं हैं। 18 बोलियां जैसे कि भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी हिंदी की है। आपका जो होता है कन्नौजी ब्रजभाषा, ठीक है ना, और बुंदेली, खड़ी बोली हरियाणवी, ये सारी आपकी पश्चिमी हिंदी की हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, ये सारी आपकी राजस्थानी हिंदी की हैं, मेवाती और मालवी। फिर हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, ग्रियर्सन ने कहा था। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, राहु सांकृत्यायन ने कहा था। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है नामकरण, कि आदिकाल को किसने क्या क्या नाम दिया। फिर जैसे कि आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। वीर गाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। फिर आपका संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने दिया था। सिर्फ चारण काल जो है ग्रियर्सन ने दिया था। ये छोटे छोटे नाम आपको पता होने चाहिए। रीति काल को, ठीक है ना, कला काल कहा गया, श्रृंगार काल कहा गया, ठीक है, और आपका अलंकृत काल कहा गया। श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने, और कला काल कहा था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। फिर खड़ी बोली का स्वर्ण युग छायावाद को कहते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहते हैं, क्योंकि तब श्रेष्ठ रचनाएं थी। फिर संविधान, संविधान में 3 आर्टिकल्स फ्रेंड्स, आर्टिकल 343, 348 और 351। आर्टिकल 343 क्या कहते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा। 348 क्या कहते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी जब तक कि राष्ट्रपति कोई प्रबंध ना कर दे। और 351 हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित। और इसके अलावा फ्रेंड्स बाकी सारे जो काल हैं उनकी कुछ कुछ फेमस रचनाएं, ये सब आप अगर थोड़ा सा रिवाइज करके जाएंगे, मतलब माइंड में ये सारी चीज़ें घूमती रहनी चाहिए, इनमें से ही काफ़ी हद तक पेपर आना है। तो चलिए फिर आप सभी को एक बार फिर से टीचिंग परीक्षा की तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप सभी को पेपर आता है फ्रेंड्स, बस मेन बात है खुद पर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। जो आपने इतनी मेहनत की, हम तो आपके साथ हमेशा हैं। तो चलिए जल्दी से टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप पेपर देकर आएंगे तो उसका सोल्यूशन लेकर हम आपके लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।